नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। वैसे तो दो राज्यों में चुनाव इस समय चल रहे हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होने हैं, 18 सितंबर को, 25 सितंबर को और 1 अक्टूबर को। यानी जम्मू कश्मीर में पहले दौर का मतदान होने में अब मात्र 3 दिन है और हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होगा। 8 अक्टूबर को दोनों राज्यों के नतीजे आने वाले हैं। लेकिन हम एक आश्चर्यजनक तथ्य देख रहे हैं। आमतौर पर जम्मू कश्मीर ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि 10 साल बाद वहाँ पर विधानसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं और 370 और 35 से हटने के बाद यानी जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म होने के बाद पहली बार वहाँ राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होने वाले हैं। इसके बावजूद वहाँ किसकी सरकार बनने जा रही है, किसकी नहीं बनने जा रही है, इसको लेकर के उतनी दिलचस्पी लोगों की दिखाई नहीं पड़ रही है, जितनी दिलचस्पी लोग इस समय हरियाणा के चुनाव में ले रहे हैं। और इसकी वजहें कई हैं। एक वजह ये है कि तीसरी बार क्या भारतीय जनता पार्टी हरियाणा जैसे राज्य में निरंतरता में सरकार बना पाएगी? ये लोगों की दिलचस्पी है। दूसरी बात ये है कि प्रधानमंत्री ने शनिवार को हरियाणा के कुरुक्षेत्र से, जो महाभारत की भूमि मानी जाती है, वहां से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की है और वहां पर वो हिमाचल की चर्चा कर गए हैं। हिमाचल की चर्चा उन्होंने किस संदर्भ में की है, इस पर भी आएंगे। लेकिन हिमाचल में पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ ऐसा घटा है जिसके बाद अब ये लोग चर्चा करने लगे हैं कि ये जो हिमाचल में घटनाएं घटी हैं, हमने शिमला के उपनगर संजौली में एक मस्जिद को लेकर के लोगों की यूनिटी देखी है, एकता देखी है, संघर्ष देखा है, लड़ने का जज्बा देखा है, सरकार को, शासन को, प्रशासन को झुकाने का उनका जो एक मादा है वो भी देखा है। पुलिस से झड़पें भी देखी हैं, लाठीचार्ज भी देखा है, वाटर कैनन से उनके ऊपर बौछार की गई, लोगों के बाजार बंद रखे गए और लोग एडामेंट थे इस चीज को लेकर के कि अवैध मस्जिद को गिराया जाए। ठीक इसी तरह की घटना हिमाचल के मंडी में भी हुई और मंडी में तो नगर निगम के आयुक्त ने ये कह दिया मस्जिद कमेटी से कि या तो जो अवैध हिस्सा है खुद गिरा दीजिए, नहीं तो फिर हम गिरवाएंगे। 2 जगह की ये घटनाएं और इनके अलावा भी कुछ घटनाएं ऐसी घट रही हैं। सूरत में मैंने अपने एक अलग वीडियो में उसकी चर्चा की थी। सूरत के सैयदपुरा में गणेश पंडाल पर जब पथराव हुआ तो आधा पौना घंटे के भीतर वहां पर हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई और इतना बड़ा प्रेशर जो है वो गुजरात सरकार पर, शासन प्रशासन पर, पुलिस पर पड़ा कि उन्होंने रातों रात पत्थरबाजों को भी और उनके हिमायतियों को भी, क्योंकि उनके पकड़े जाने के बाद थाने पर लोग इकट्ठा हो गए थे हजारों की संख्या में, तो जिन्होंने पथराव करने की कोशिश की, जिन्होंने आगजनी करने की कोशिश की, व्हीकल्स वगैरह जलाए, उन लोगों को भी रातों रात उठाया और उनकी ऐसी ठुकाई की कि वो अपने पैरों पर ठीक तरीके से चल नहीं पा रहे थे। तो ये जो सूरत में घटना हुई, ये जो संजौली और शिमला के पास संजौली और मंडी में घटना हुई है, ये कहीं न कहीं माना जा रहा है कि हिंदुओं में एक जज्बा है एकजुटता प्रदर्शित करने का और जिन लोगों ने लोकसभा चुनाव के दौरान हिंदुओं की जो एकजुटता थी उसको तोड़ा था,
एससी एसटी का मसला उठा करके, ओबीसी का मसला उठा करके, जातीय जनगणना का मामला उठा करके, आरक्षण छिन जाएगा ये बहला फुसला करके, संविधान बदल देंगे ये और खटाखट वो 8,500 वाला, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो नुकसान हुआ है, और निरंतरता में तीसरी बार पूर्ण बहुमत वाली अकेले भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार वो नहीं बना पाए और 240 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली। एनडीए की सरकार जरूर बन गई है, प्रधानमंत्री पद पर तीसरी बार निरंतरता में नरेंद्र मोदी जरूर अपना कामकाज संभाल चुके हैं, कर रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में ये कसक है। और जहां भी इस तरह की चीजें हो रही हैं, सूरत में हो, संजौली में हो, मंडी में हो, सिलीगुड़ी में हो, कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि जो बांग्लादेश में बर्बरता और क्रूरता हुई है शेख हसीना सरकार गिरने के बाद हिंदुओं पर, उनकी माँ बहन बेटियों के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाइयाँ हुई हैं, उनकी अस्मत पर हाथ डाला गया है, जिस तरीके से अ, उनको हिंसा का निशाना बनाया गया है, टारगेट बनाया गया है, शिकार बना करके उनके घरों को, उनके दुकानों को जलाया गया है, जो उच्च पदों पर बैठी हुई हिंदू महिलाएं या पुरुष हैं उनसे जबरन इस्तीफे लिखवाए जा रहे हैं, उसका रिएक्शन भी हमें इन घटनाओं के रूप में देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये सारी घटनाएं मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ हो रही हैं। और हिमाचल में तो चूंकि इस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो जाहिर है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में राहुल गांधी के जो जो उकसावे वाला, दुष्प्रचार वाला, झूठ वाला जो एक पूरा चुनाव प्रचार था लोकसभा का, उसके खिलाफ भी ये आक्रोश दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र की अपनी रैली में शनिवार को हिमाचल प्रदेश का जिक्र दूसरे संदर्भ में किया था। वो था राज्य की बदहाली का, क्योंकि समय पर अगर आप अपने राज्य कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दे रहे हैं, तो प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि हिमाचल में कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाने के लिए किस किस तरह के झूठे वादे किए थे, लोगों को बरगलाया था कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और आज हिमाचल प्रदेश की हालत ये हो गई है कि समय पर अपने कर्मचारियों को, अधिकारियों को वेतन तक वो नहीं दे पा रही हैं। इसके अलावा भी जिस तरह का असंतोष कांग्रेस सरकार के प्रति हिमाचल में दिखाई दे रहा है, लोग जिस तरीके से सड़कों पर उतर रहे हैं, उससे प्रधानमंत्री ने एक्चुअल में आगाह किया था। तो जो एक बिगर एक क्वेश्चन है, बड़ा सवाल है, वो ये है कि जो सूरत में हुआ है, सिलीगुड़ी में हुआ है, संजौली में हुआ है, मंडी में हुआ है, ये जो हिंदुओं की एकजुटता हमें दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं एक आक्रोश भी दिखाई दे रहा है, इसका असर क्या हमें हरियाणा के चुनाव नतीजों पर भी देखने को मिलेगा? ये एक बहुत अहम सवाल है। प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र में ये दावा कर गए कि निरंतरता में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। और वैसे तो उन्होंने कई बातें कही हैं, लेकिन मोटी-मोटी मैं कुछ बातों का उल्लेख ज़रूर करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि साहब, जिस समय पूरा देश गणेश उत्सव मना रहा है, विघ्न हर्ता का जिस तरीके से पूजन अर्चन हो रही है, ऐसे में कर्नाटक सरकार, जहां कांग्रेस की सरकार है, वो अगर गणपति को ही अपनी अभिरक्षा में लेकर के और सिंकचों में बंद कर दे, तो आप इससे समझ सकते हैं कि किसकी क्या विचारधारा है और कौन किसके लिए तुष्टीकरण की नीति अपना रहा है। याद रखें, अभी 3-4 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणपति पूजन के लिए देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर पहुंचे थे। तो इन्हीं लोगों ने
कांग्रेसियों ने भी, और ये पूरा जो एक इकोसिस्टम है और जो टुकड़े-टुकड़े गैंग के सदस्य हैं, उन सब ने आसमान सिर पर उठा लिया था। प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस अगर एक साथ गणपति पूजन करें, तो इनको बड़ी भारी परेशानी हो जाती है। तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की इस घटना का, गणपति को अपनी अभिरक्षा में लेकर के और सिंकचो में बंद करने का, यानी गणेश पूजा, गणपति पूजा में भी विघ्न डालने का जो इनका तौर तरीका है, तुष्टीकरण, मुसलमानों को खुश करने के लिए, उसकी चर्चा प्रधानमंत्री ने खास तौर से की। और उन्होंने कहा कि इनका तो सबसे बड़ा लक्ष्य ही तुष्टीकरण है, कि बस उनको खुश रखो ताकि उनकी वोट मिलते रहें। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ये सबसे बेशर्म और सबसे भ्रष्ट पार्टी है और सबसे भ्रष्ट परिवार है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि नेहरू काल से ही कांग्रेस आरक्षण का विरोध करती आ रही है। और जो राहुल गांधी ने अभी अमेरिका यात्रा के दौरान कहा था कि जब निष्पक्षता आ जाएगी भारत में तो हम आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेंगे, तो उसका भी जवाब प्रधानमंत्री ने कुरुक्षेत्र की रैली में, हरियाणा की रैली में दिया। उन्होंने कहा कि हम आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे। उनका यह भी कहना था कि जरा याद करिए, हरियाणा के जवान तिरंगे में लिपट करके किस तरीके से आते थे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से लड़ाई लड़ते हुए। जब से 370 खत्म हुई है, 35 से खत्म हुई है, वहां नॉर्मल सी आई है, आतंकवाद खत्म हुआ है, आतंकवादी खत्म हुए हैं, अलगाववादी घुस गए हैं, और जो पाक परस्त थे वो डिमोरलाइज हैं। तब से आतंकवाद में भी वहां कमी आई है, और जो अर्धसैनिक बलों के और सैनिक वहां पर वीर गति को प्राप्त होते थे, उसमें भी कमी आई है। उनका कहना यह था कि कांग्रेस अगर हरियाणा में आई तो याद रखिएगा, हिमाचल जैसा हाल कर देगी हरियाणा का भी। प्रधानमंत्री ये बताना भी नहीं भूले लोगों को कि हम अब तक देश भर के, पूरे देश के किसानों को 3.5 लाख करोड़ रुपया किसान सम्मान निधि के रूप में दे चुके हैं। और हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहां 24 फसलों पर एमएसपी सरकार दे रही है। और कांग्रेस पार्टी को वादा करने में और नहीं निभाने में बेईमान बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे बड़ी धोखेबाज पार्टी कोई नहीं है। और कांग्रेस को उन्होंने अर्बन नक्सल का रूप बन गई है, ये भी निरूपित किया। और ये देश की एकता पर लगातार हमले कर रही है, किसानों को, जवानों को धोखा देने से भी बाज नहीं आ रही है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि हमने कहा था कि शुरू के 100 दिनों में हम बहुत बड़े फैसले लेंगे, तो हम ऑलरेडी 100 दिनों में 15 लाख करोड़ के कामकाज शुरू कर चुके हैं। और जिस तरह का उद्बोधन उनका था, और हरियाणा से चूंकि उनका अपना एक जुड़ाव भी रहा है, वो अपने शुरुआती काल में हरियाणा के, हिमाचल के, पंजाब, चंडीगढ़ के राष्ट्रीय सचिव और प्रभारी रहे हैं। तो हरियाणा जब भी आते हैं तो वो इस तरह के अपनत्व का प्रदर्शन भी करते हैं। और चूंकि मंच पर उनके साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी थे, जो लाडवा से लड़ रहे हैं इस बार, तो उन्होंने कहा कि आपके अपने बेटे हैं, तो वो आपके इलाके का वैसा ही ध्यान रखेंगे। तो मेरा कहना यह है कि इस बार लोगों की दिलचस्पी हरियाणा में ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। और संभवतः इसकी एक वजह यह भी है कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं और उनकी पार्टी ने सभी 90 सीटों पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। और जब से ये घटना हुई है, तब से कांग्रेस के भीतर
एक बौखलाहट दिखाई दे रही है, एक परेशानी दिखाई दे रही है। हिमाचल में जो घटनाएँ हुई हैं, सूरत में जो हुई है, ये तो पर्दे के पीछे से अपनी भूमिका निभा रही हैं और कर रही हैं। लेकिन जो सामने दिखाई दे रही है कांग्रेस को, उसको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के कैंडिडेट जीतने की स्थिति में भले ही ना हो, लेकिन नुकसान पहुंचाने की स्थिति में तो ज़रूर है। दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने ही कांग्रेस को रिप्लेस किया। पंजाब में भी कांग्रेस सरकार के बाद वहां आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनी और अब हरियाणा में भी अगर अरविंद केजरीवाल ने, जैसा कि शनिवार को मीटिंग बुलाई थी और सबको दायित्व सौंप दिए, जिनमें मनीष सिसोदिया भी थे, राघव चड्ढा भी थे और जितने इनके पदाधिकारी हैं, संजय सिंह से लेकर के तमाम, उन सबको जिम्मेदारियां सौंप दी। अब ये हरियाणा में दिखाई देंगे। तो कांग्रेस को लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी को तो क्या नुकसान पहुंचाएंगे, ये हमारे लिए ही संकट का एक जो है बायस बनने जा रहे, एक साधन बनने जा रहे हैं और हमारी पार्टी की जो संभावनाएं हैं, उनमें ये पलीता लगाने वाले हैं। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा इस बार, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल अलग लड़ रही है बसपा के साथ और आपकी जेजेपी अलग लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में तो सीधा मुकाबला है ही। अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी इस बार हरियाणा में जान लगा रही है। तो ये जो चतुष्कोणीय, पांच कोणीय चुनाव जो होने की आशंका पैदा हो रही है, हालांकि मेन फाइट मेरा अभी भी मानना है कि कांग्रेस और बीजेपी में ही होने वाली है, लेकिन जो ये छोटे दल हैं, ये कहां-कहां, किस-किस को चोट पहुंचाएंगे कहना मुश्किल है। पर कांग्रेस डरी हुई है अरविंद केजरीवाल से और जो हिमाचल में घटनाएं हुई हैं उनसे। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।